दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का थोड़ा सा रिवीजन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। अब व्हाट इज अ सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन एक ह्यूमन डेवलपमेंट का ऐसा स्टेज है जहां पे ह्यूमंस एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हासिल नहीं करना पड़ता है। एक ऐसा ह्यूमन स्टेज जहां पे उनका जो ग्रोथ है वो सरप्लस रहता है, चाहे वो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, चाहे वो टाउन एंड सिटीज का ग्रोथ हो। तो ऐसी स्टेज जब एक ह्यूमन कम्युनिटी अटेन करती है तो उसको हम बोलते हैं कि इट हैज नाउ बिकम अ सिविलाइजेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, कैसे करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एक ह्यूमन कम्युनिटी को अटेन करना पड़ता है सिविलाइजेशन बनने के लिए, और वो कंडीशंस हम जानते हैं। पहला कंडीशन होता है फेवरेबल क्लाइमेट। हर एक ह्यूमन कम्युनिटी को, चाहे वो हम हिस्ट्री उठा के देख ले, प्री हिस्टोरिक एरा से क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है सारी ह्यूमन कम्युनिटीज के लिए। अगर क्लाइमेट उनके लिए हार्श रहता है तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्लाइमेट का फेवरेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो कि मैं समझता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी बहुत ज्यादा जरूरत रहता है कोई भी सिविलाइजेशन के लिए। जैसे कि जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन यहाँ आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे, वो सब ने अपनी सिविलाइजेशन को पानी के पास में सेटल किया है। तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, कुकिंग के लिए, और डिफरेंट टूल स्ट्रक्चर के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद मैं समझता हूं जो होता है टूल्स, जो एग्रीकल्चरल टूल्स है या हंटिंग टूल्स है, बहुत ज्यादा जरूरत है। प्री हिस्टोरिक या जो पेजुलिथिक एरा थे उसमें जो टूल्स थे वो स्टोन और वुड से थे। इसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी सिविलाइजेशन को टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो आज का समय हो या पहले का समय होता है, तो टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत रही है। तो ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का बहुत अच्छा प्रयोग सिविलाइजेशन बनने में इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि हम काउज एंड बफलोस को यूज करते हैं रेनिंग के लिए, काउज एंड बफलोस को यूज करते हैं हम फील्ड्स में प्लो करने के लिए, और बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं हम काउज एंड बफलोस को। फिर और भी चीजें होती है, जैसे फिशरीज होती है, या फिर हम वूल यूज करते हैं गोट्स का। तो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह उनको ढूंढनी पड़ती है सिविलाइजेशन को, ताकि जहां पे ये सारे एनिमल्स इजिली डोमेस्टिकेट हो जाए और इजिली एनिमल्स सरप्लस मिल जाए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टाउन सिटीज, जब ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ने लग जाती है तो टाउन्स एंड सिटीज, मतलब उनको विलेज से टाउन बनने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और सिटीज बनने के लिए सारे चीजें चाहिए रहती है, सारा सरप्लस डेवलपमेंट रहता है, तभी वो सिटीज बन पाती है। उसके बाद ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहला कंडीशन है ट्रेड एंड कॉमर्स। कोई भी सिविलाइजेशन को दूसरे सिविलाइजेशन से बढ़ोतरी करने के लिए ट्रेड करना पड़ता है। कोई चीज उनके पास अवेलेबल रहती है, कोई चीज उनके पास अवेलेबल नहीं रहती है, तो उसके लिए उनको ट्रेड से अपना संबंध बांधना पड़ता है। उसके बाद कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है सिविलाइजेशन की। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है। उसके बाद करेंसी और इकोनॉमिक चेंज, चाहे वो आज का एरा ले लीजिए, या फिर प्री हिस्टोरिक एरा ले लीजिए, मुगल एरा ले लीजिए, या उसके पहले जो हमारे प्री हिस्टोरिक एरा था, वो सब में करेंसी और इकोनॉमिक एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो कोई भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए करेंसी डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस रहती है जहां पे हम जानते हैं कि एक कम्युनिटी सिविलाइजेशन कैसे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि ऐसी कौन सी 4 स्टेज थी जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। पहला सबसे स्टेज थी जिसको हम पेलियोलिथिक एज बोलते हैं या ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमंस थे, यहाँ पे जो आदमी थे, वो अभी भी हंटर गैदरर थे, यानी कि हंटिंग करके ही अपना पालन पोषण करते थे। यहाँ के जो टूल्स थे, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, यहाँ के जो टूल्स थे वो स्टोन, बोन और वुड से बने गए थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर की खोज नहीं हुई थी, क्रॉप्स की खोज नहीं हुई थी, मिनरल्स की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनके जो टूल्स बन रहे थे या तो पत्थरों से बनते थे, या तो बोन से बनते थे, या तो उन लोग लकड़ियां काट के वो बनाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टेज आया है वो है मीजोलिथिक एज, और जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। अब मीजोलिथिक एज में आदमी अभी भी हंटर गैदरर था, यानी कि खाना वो केवल हंटिंग से ही जुटाता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीजोलिथिक एज में हुई थी वो हुआ था क्लाइमेटिक चेंज इन यूरोप। यूरोप में बहुत तीव्र मात्रा से क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ था, और बहुत सारी चीजें इसके बाद चेंज हुई थी, यानी कि नियंडरथाल्स, या जिसको हम बोल सकते हैं आर्यंस, वो यूरोप से निकल के दूसरे देशों में बसे, जिसके बारे में हम बाद में करेंगे। मगर अभी आप जान लीजिए कि क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ था यूरोप में। उसके बाद यहाँ के टूल्स अभी भी स्टोन और बोन से बनाए जा रहे थे, टूल्स को अभी भी वैसे थे। उसके बाद यहाँ पे एक और शुरुआत हुई थी जिसको हम बोलते थे टेम्पररी सेटलमेंट्स। यहाँ पे जो लोग थे अब वो धीरे धीरे सेटल करना जा रहे थे। पहले के टाइम पे लोग क्या थे, थोड़े से माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह में अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, मगर यहाँ पे अब उन्होंने ढूंढ लिया था क्लाइमेट, अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशंस वाली जगह,
और सेटलमेंट्स कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे इस एज में। यहाँ पे इनने एक और चीज शुरू करी थी ह्यूमंस ने, वो था फिशिंग। फिशिंग करके वो अब वो खाना ऑब्टेन कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे और शुरुआत होती है बो एंड एरो। बो एंड एरो से वो हंटिंग करना जान चुके थे मीजोलिथिक एज में। इसके बाद आता है नियोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हुए थे टूल्स में, जैसे कि एक्सेस, स्टोन एक्सेस बनाना शुरू कर दिए थे। जो टूल्स थे अब उनके ज्यादा शार्प होना शुरू हो गए थे और उन्होंने पत्थरों से कुल्हाड़ियां बनाना शुरू कर दी थी, स्टोन एक्सेस शुरू कर दिए थे, ताकि वो फॉरेस्ट मतलब जंगलों को काट सके, पेड़ों को काट सके। फॉर व्हाट? फॉर परमानेंट सेटलमेंट्स। मगर यहां पे यानी कि ह्यूमन इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाता है जहां पे वो सोचता है कि अब उसको सेटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जो टूल्स थे वो पॉलिश होना शुरू हो गए थे, यानी कि अब पेने टूल्स का यूज होना शुरू हो चुका था न्यूलिथिक एज में। यहाँ पे मिनरल्स की भी खोज हो चुकी थी, डिफरेंट मिनरल्स जैसे सैंडस्टोन या बॉक्साइट, इसकी कोई बसॉल्ट स्लेट, ये सब चीज की उन्होंने खोज कर दी थी उसके लिए। यहाँ पे कल्टीवेशन भी शुरू हो चुका था, यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत आप नियोलिथिक एज में देख सकते हैं। जो टूल्स बन रहे थे वो कल्टीवेशन के लिए भी बनाए थे, ताकि पैने जगह अच्छे से खुदाई हो सके। सो ये नियोलिथिक एज काफी डिफरेंट एज था, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं अब हिस्ट्री में। उसके बाद आता है कैल्कोलिथिक एज, और इसको हम बोलते हैं कॉपर एज। यहां पे कॉपर की खोज हो गई थी और बहुत सारे चेंजेस अब ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम में हो रहे थे। तीन सबसे बड़े सिविलाइजेशन कॉपर एज की ही देन है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि एक टाइम में सबसे वेल्दीएस्ट सिविलाइजेशन थी। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तीसरी सिविलाइजेशन थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी और काफी वेल्दी सिविलाइजेशन भी थी। यहाँ पे जो इनके टूल्स थे काफी फ्लैट थे, कुल्हाड़ियां फ्लैट बनाना शुरू कर दिए थे। और अब स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारों की इंट्रोडक्शन कैलकुलेटिक एज में हो सकते हैं। मिनरल्स यानी कि कॉपर, बहुत मिनरल्स जैसे कॉपर को बहुत ज्यादा यूज किया गया था टूल्स बनाने में। मिनरल्स का यूज करा जा रहा था इन लोग पॉटरी, डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाने में, ये सब चीजों में मिनरल्स का काफी यूज हो रहा था। और सिविलाइजेशन अब बहुत बड़ी बड़ी और डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट हो रहा था। तो ये 4 स्टेजेस थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के। तो बच्चों में पहले बता चुका हूं कि हम हर बड़ी सिविलाइजेशन पानी के पास बसी है। तो चलिए अब आगे करते हैं कि ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन थी जो पानी के पास चली है, या 4 ग्रेट सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अब यानी अभी से लेकर 7000 साल पहले जो 4 बड़ी सिविलाइजेशन डेवलप होती है पानी के पास, जिसको जो अलग अलग, जो बिल्कुल सेम समय में होती है मगर 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होती है, जो कि खुद में एक चमत्कार है। पर देखते हैं कैसे। पहली सिविलाइजेशन होती है चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रहती है, जो कि रिवर वांग हो के ऊपर बसती है। चाइनीज सिविलाइजेशन बहुत फेमस सिविलाइजेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। उसके बाद जो सेकंड सिविलाइजेशन, जिसको मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि टिग्रिस रिवर पे बसी थी और यूफ्रेट्स रिवर में बसी थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज के मॉडर्न डे इराक और ईरान को भी हम बोल सकते हैं, उस तरफ का एरिया ये था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। उसके बाद तो जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर पे बसी थी, जो कि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बसी थी, जो आज का मॉडर्न डे इंडिया एंड मॉडर्न डे पाकिस्तान है, उस टाइम तो नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के ऊपर बसी थी, जिसके बारे में हम इस अभी कर रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी पर चौथी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत रहस्यमय सिविलाइजेशन थी, जो कि नाइल रिवर के ऊपर बसी थी। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का जो पार्ट है, मॉडर्न डे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, उस पार्ट को इजिप्शियन सिविलाइजेशन केटर कर रहा था। चारों सिविलाइजेशन बहुत बड़ी, चारों सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। चारों सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रही है आगे के लिए। हम चारों सिविलाइजेशन के बारे में करेंगे, मगर आज हम बात केवल कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में